क्वेश्चंस जो आपने कल और आज में पूछे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक है यथार्थ हॉस्पिटल। इसमें आप एंट्री लेवल पूछ रहे थे, लेकिन इसमें अभी फ़िलहाल एंट्री लेवल कुछ है नहीं। बेसिकली फंडामेंटल अगर चेक करेंगे तो कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, सब अच्छा ही है। डेट फ्री कंपनी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है और इन्वेस्टर्स में भी आके देखेंगे तो FII ने अपना स्टेक बढ़ाया है, DIA ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है और प्रमोटर अपना स्टेक मेंटेन कर रहे हैं। तो बेसिकली पब्लिक ने अपना स्टेक कम किया है, जो कि पॉजिटिव है। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ इसमें एंट्री लेवल अभी नहीं दिख रहा, बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने इसमें एंट्री की थी, बेसिकली मैंने इसमें एंट्री की थी, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने मेरे साथ किया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं 370 के आसपास में एंटर कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली 370 पे मैंने इसमें एंट्री की थी। कब? मार्च 2024 में, इसी साल। और मैंने टेलीग्राम पे और वीडियो में भी बता दिया था कि ये मेरा एंट्री लेवल है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि इसमें दोबारा वो लेवल कभी आया नहीं और वहाँ से इसमें तेज़ी ही दिख रही है। अब आके इसका PE रेशियो चेक करेंगे तो EPS में कोई खराबी नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त दिख रहा है। और PE जो है अपने मीडियन के आसपास है, मतलब इसका जो अभी प्रेजेंट वैल्यू है वो PE रेशियो के हिसाब से ख़राब नहीं है खरीदने के लिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप खरीद सकते हो, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता, मेरे पास अगर ये शेयर नहीं होता, तो मैं इस पॉइंट पे नहीं खरीदता। मैं इसे थोड़ा वेट करके खरीदता या तो इग्नोर कर देता। कहीं नहीं तो एटलीस्ट इस प्राइस को इस मूविंग एवरेज के पास आने का मैं वेट करता। जैसे यहाँ पे हमने बाइंग की थी, लेकिन यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे। तो इस तरह से अगर ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आपको दिखता है तो सोच सकते हो। अगला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। इसे पिछले ही कुछ एक दो वीडियो पहले शायद मैंने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी किसी ने पूछा तो दोबारा मैं लेवल्स खाली आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल वगैरह पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक नेगेटिव चीज़ हमने देखी थी, वो ये प्लेजिंग। इसको अगर इग्नोर किया जाए तो बाकी और कुछ इसमें खास नेगेटिव नहीं दिख रहा, सब न्यूट्रल ही है। और इसका PE रेशियो देखेंगे तो 3 साल का हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे EPS हल्का सा बढ़ता हुआ दिख रहा है और अभी भी मीडियन के थोड़ा ऊपर इसका PE चल रहा है। अब मैंने जो इसमें बोला था प्राइस के बारे में, वो ये बोला था कि ये पिछला सपोर्ट था, उसी सपोर्ट पे अगर दोबारा मिलता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अराउंड 445 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे ही थोड़ा सेफ रहेगा, क्योंकि देख सकते हो लोअर अपसाइड में ये बन रहा है। इसका हाई जो है, लोअर हाइस जिसे बोलते हैं बेसिकली, तो ये एक ट्रेंड होता है कि स्टॉक शायद यहाँ से और नीचे जाएगा। लेकिन इसकी हिस्ट्री को देखते हुए अगर रिस्क लेना है तो 445 पे लेना ज़्यादा सेफ रहेगा मेरे हिसाब से। अगला स्टॉक है SRF लिमिटेड। इसमें आप एंट्री लेवल पूछ रहे थे, तो देखो SRF जिन लोगों को नहीं पता है वो ऑब्वियसली नए होंगे मार्केट में, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी है। प्रॉफिट देने वाली कंपनी है अपने इन्वेस्टर्स को। इनफैक्ट आई थिंक इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा कमा के SRF ने दिया है, जो कि इसके चार्ट में भी आपको दिखेगा। ये देखिए, बहुत 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 ज़्यादा पैसा कमा के दिया है। इसका प्राइस देख सकते हो कहाँ पे था, बिल्कुल गटर में था, और अभी इसका प्राइस 2,500 रुपये के आसपास मूव करता है। अब इस स्टॉक में कमाल की बात यह है, मैंने आपको बोला था कोई स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा चलता है तो वो या तो गिरता है बहुत ज़्यादा या तो कंसोलिडेट करता है बहुत ज़्यादा। और जो स्टॉक कंसोलिडेट करे ना, समझना उसके फंडामेंटल्स, उसका मैनेजमेंट अंदर जो भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये स्टॉक गिरना नहीं चाह रहा, बस आपको टाइम गैप दे रहा है कि जो ये तेज़ी आई है उसको किसी तरह से बैलेंस किया जाए। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो PE हाई हो जाता है किसी भी स्टॉक का, उसको नीचे लाने के लिए या तो स्टॉक को गिरना पड़ता है या तो टाइम गैप देना पड़ता है सेम प्राइस लेवल पे। तो वही ये स्टॉक कर रहा है, इसकी स्ट्रेंथ दिखती है इससे। अब इसमें एंट्री लेवल आप पूछोगे तो पहले PE रेशियो का सहारा ले लेंगे, लेकिन उससे पहले चेक करेंगे इन्वेस्टर्स में क्या चल रहा है। इसमें ईयरली डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक जो स्टेक है थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे DIA का स्टेक बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, तो इन शॉर्ट हम लोग देखेंगे पब्लिक का स्टेक जो कि थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो बोल सकते हैं पॉजिटिव साइड से न्यूट्रल साइड की तरफ ये है। अब देखिए PE रेशियो में आके चेक करेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि इसमें प्रॉफिट्स जो है वो गिरे हैं, है ना, हेविली गिर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से। लेकिन फिर भी जो इसका प्राइस है वो गिर नहीं रहा, वो टाइम कंस्ट्रेंट दे रहा है, मतलब ये बेटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, अब इसे 3 साल का कर लेते हैं थोड़ा सिंपल करने के लिए। तो अभी एंट्री करने के लिए तो इसमें मना ही है, क्योंकि PE बहुत ऊपर और EPS कंसिस्टेंसी में गिरता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल उल्टा सीन चल रहा है। जो हम लोग एंट्री करने के लिए क्या देखते हैं, EPS ऊपर होना चाहिए, PE नीचे होना चाहिए मीडियन के, तो एंट्री के लिए सही टाइम होता है। अदरवाइज ये अभी फ़िलहाल गलत टाइम दिखा रहा है। अभी अगर आप इसके बिल्कुल ही जबरा फ़ैन हो, लेना ही है, कुछ भी हो जाए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लेना ही है, तो ये जो जोन चल रहा है ना, ये जो बॉक्स बना हुआ है, एक डावस बॉक्स करके एक इंडिकेटर आता है, आपको वो लगाना है तो वो लगा लो सिंपल करने के लिए। अदरवाइज़ खुली आंखों से भी दिख रहा है कि इसका बेस जो है वो कहाँ बन रहा है। तो इसके बेस
बनने पे अगर आपको एंट्री करनी है तो देखो 2-3 लेवल्स है, या तो 21-50 या 60 के आसपास अगर आपको एंटर करना है तो कर सकते हो, या बिल्कुल ही सेफ खेलना है तो 2100 के आसपास में एंटर कर सकते हो। एंटर करने से पहले लेकिन इसके न्यूज़ वगैरह, प्रॉफिट्स वगैरह दोबारा से एक बार देख लेना। अदरवाइज ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा बोलो। हो सकता है ज़्यादातर लोगों के मन में आएगा कि अरे ये इतना टाइम हो गया, अब तो ये यहाँ से फटेगा। देखो फट सकता है, ऊपर की तरफ निकल सकता है, लेकिन ये कोई श्योर नहीं है कि ये यहाँ से और 6 महीने 1 साल इसी तरह से चलता रहे, या ये भी श्योर नहीं है कि ये यहाँ से गिरे ना। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने कमिटमेंट के हिसाब से, अपने जो भी गट फीलिंग आपको है, इसके इंटरव्यूज़ वगैरह देखते होंगे, बहुत कुछ देखते होंगे, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लेना। फिलहाल अगर बहुत ही फ़ैन हो इसके तो ये 2 लेवल्स मैंने आपको बता दिया। किसी ने पूछा दीपक नाइट्रेट लिमिटेड में एंट्री लेवल कहाँ पे होगा। देखो बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करूँगा, बहुत अच्छा स्टॉक है, सबको पता है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो देखने की ज़रूरत है क्या? मुझे नहीं लगता इसमें देखने की कुछ ज़रूरत है, बहुत पॉजिटिव है। तो देखिए अभी इसमें मुझे लगता है अगर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले तो मोमेंटम वाले जो होते हैं और ब्रेकआउट वाले जो होते हैं वो एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ सेफ़ लेवल्स जो मेरे से आप एक्सपेक्ट करते हो बताने के लिए, वो सेफ़ लेवल इसमें काफ़ी नीचे है, ठीक है, अराउंड यहाँ कहीं पे है, जो कि 22, 40, 50 के नीचे पड़ता है। तो 2250 के जब नीचे ये आएगा उसके बाद आप मेरे से पूछ सकते हो, तब मैं आपको एक अच्छे लेवल, सेफ लेवल जो होते हैं वो बता सकता हूँ। अदरवाइज़ ये स्टॉक मेरे पास भी है, काफ़ी पहले से है और अच्छे खासे प्रॉफिट में है, और बड़ा स्टॉक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मौके मिलते नहीं हैं एंट्री के लिए ना। इस जोन में 1-2 बार मौके मिले थे, तो जिन लोगों ने एंटर किया, जिन लोगों ने मेरे से पूछा, मैंने उनको मंथली एसआईपी लेवल्स बता दिए थे। अब जिन्होंने बाय किया उनको थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट दिख रहा है। बाकी अभी के टाइम पे इसमें एंट्री का मुझे नहीं लगता सही टाइम है। और अगर यहाँ पे हम लोग पीई रेशियो आगे चेक करेंगे तो ईपीएस यहाँ से थोड़ा सा बढ़ता हुआ लेकिन लॉन्ग रन में गिरता हुआ ही दिख रहा है। पीई ऊपर है तो इसकी वजह से भी पीई रेशियो भी बोल रहा है कि इसमें थोड़ा वेट करो। ये एक स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर्स, इसमें भी आपने एंट्री पूछी है और इसे शायद हमने सिर्फ एक बार किसी वीडियो में डिस्कस किया था। तो ध्यान देने वाली 2-3 चीज़ें हैं। दीपक फर्टिलाइजर का डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका डिविडेंड, इसका प्रमोटर होल्डिंग, ये सब थोड़ा इसमें देख सकते हैं। बाकी अगर इसका CAGR का डेटा चेक करेंगे तो अच्छा दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, सेल्स ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी CAGR जो है वो अच्छा दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालेंगे तो लॉन्ग रन में जो है इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, लॉन्ग रन में FIA की होल्डिंग भी कम हुई है। इन शॉर्ट अगर देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन ये भी देखना कि ये ज़्यादा और फिर कम और फिर कम और फिर कम होते रहता है, ठीक है। तो इसमें ऊपर नीचे चलते रहता है जो भी मामला है। लेकिन ओवरऑल अभी की सिचुएशन अगर देखेंगे तो DII छोड़ के और किसी ने इसमें बुलिशनेस नहीं दिखाई है। लॉन्ग रन में सिर्फ DII ने ही इसमें स्टेक अपना बढ़ाया है। तो ओवरऑल देखूं तो नेगेटिव साइड मेरे हिसाब से ज़्यादा है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। चार्ट भी इसका अगर ऑल टाइम का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत बीच में पेनफुल सिचुएशंस भी दिखी हैं और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ से ये गिरेगा या ब्रेकआउट देगा, इसका देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो वेट करना ही मेरे हिसाब से इसमें सही रहेगा देखने के लिए, क्यों ऐसा कुछ तो अलग दिख नहीं रहा। और अगर इसका ये देखिए पीई रेशियो भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से ईपीएस हल्का सा ऊपर जाना शुरू हुआ है लेकिन लॉन्ग रन में बहुत बुरी तरह से गिरा है और पीई बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अभी इसमें बिल्कुल वेट करना मेरे हिसाब से सही होगा। अगला स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ROE कुछ खास नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, डेट ठीक ठाक, जो डिविडेंड है वो ठीक ठाक मिल रहा है। प्रोमोटर्स कॉन्फिडेंट है, FII कॉन्फिडेंट है। DII ने लास्ट क्वार्टर से तो इसमें स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे तो स्टेक इनका बहुत ज़्यादा कम हुआ है, जो कि एक नेगेटिव बात है क्योंकि ये पूरा स्टेक गया है पब्लिक के पास। तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। लेकिन इसका ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ख़राब दिखेगा। लेकिन इसी को अगर 3 साल का कर लोगे, 5 साल का कर लोगे तो आपको देखने में बहुत ही मज़ेदार दिखेगा। 20-30 रुपये का स्टॉक 250, 300, 350 तक होके आया है और अभी दोबारा लग रहा है कि ये मूविंग एवरेज छू के या इसके आसपास से फिर वापस शायद ऊपर जाए। उसके लिए हम लोग देखेंगे इसका पीई रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग अगर मैक्सिमम टाइम का देखें तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो 3 साल का ही देखते हैं। पीई जो है अभी भी ऊपर है अपने मीडियन से, लेकिन EPS थोड़ा बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन वही है, EPS ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते रहता है, कंसिस्टेंसी इसमें नहीं है। एक बार इसका CAGR चेक करेंगे तो CAGR में कोई इश्यू नहीं लग रहा, ठीक ठाक है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक में जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो,
मैं थोड़ा सेफली ही एंटर करना प्रेफर करता हूँ। तो अभी ये बहुत ज़्यादा भाग चुका है, अगर आपके पास है तो होल्ड करो, प्रॉफिट के मज़े लो। लेकिन अगर आप एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि 150 के नीचे जब तक नहीं जाता ना, इस साल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगले साल हो सकता है लेवल्स ऊपर हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इस साल अगर 150 के नीचे नहीं मिल रहा तो ये मेरे हिसाब से सेफ़ नहीं है। अगला स्टॉक आपने पूछा पटेल इंजीनियरिंग। तो इसमें मेरा कोई सजेशन नहीं होगा, बिकॉज इसमें प्लेजिंग आप देख सकते हो, एक तो ऐसी प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है और वो भी गिरवी रखी हुई है। ठीक है, फाइनेंशियल्स इसके कितने भी स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फाइनेंशियल्स है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बिल्कुल भी। प्लेजिंग जिसमें हो गई मैं उससे थोड़ा दूर ही रहता हूँ। ये देखिए क्या चार्ट है इसका, ये इतना बकवास चार्ट। ठीक है, 3 साल का चार्ट अगर देखेंगे तो आपको ये अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि एक बार किसी भी स्टॉक को ना लॉन्ग रन में देख लीजिए। अगर एनएससी में पूरा नहीं दिख रहा तो बीएससी के चार्ट में ओपन करके देख लीजिए कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मैं इसमें कोई सजेशन नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो गया हो, इसमें मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री आ गई हो या जो भी हो, ये स्टॉक बिल्कुल भी डिस्कस करने लायक इस चैनल पे तो नहीं है। ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतने ही स्टॉक मैं कवर कर पाऊंगा। अगले अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके बचे हुए क्वेरीज हैं दूसरे और स्टॉक्स के बारे में, मैं उनको कवर कर दूं। तब तक अगर कुछ और लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आप ऐड करना चाहो तो इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।